हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है। आगे भी ऐसे ही कमेंट और लाइक करते रहिएगा और ऐसे ही वीडियो हम आप के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास से 1-2 क्वेश्चन हर बार किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, फिर आपको इसी पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो इसको भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले जो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत अधिनियम थे, और उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद के जो भी अधिनियम हैं उन्हें हम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम मानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है वो 1773 से 1853 तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो आपको पता ही है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व ज़्यादा हो गया था। तो इसी के तहत ये एक्ट लाया गया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर दिया गया था, नियंत्रित और नियमित भी कर दिया गया था। और कंपनी के प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य को बांट दिया गया था कि प्रशासनिक कार्य किसके अंतर्गत होंगे और राजनीतिक कार्य किसके अंतर्गत होंगे। इसी में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। और आपको पता है 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। प्रमुख न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, और अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। और निजी व्यापार करने, इसी एक्ट के अंतर्गत निजी व्यापार करने और भारतीय से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, किसी न किसी में पूछा गया है कि निजी व्यापार करने और भारतीय उपहार लेने में प्रतिबंध किस एक्ट के तहत लगाया गया था। तो यही कौन सा था? 1773 में। फिर अगला एक एक्ट आता है 1784। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। आपने ऊपर देखा है कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, प्रशासन करना था, और 1784 में राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। फिर आता है 1784 में सब में मेन इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। 1793 का चार्टर अधिनियम है, इसमें नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। और जो भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान था। मतलब कार्य वो लोग नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होंगे, वो करेंगे अपने देश के लिए, और लेकिन उन्हें राजस्व कहाँ से मिलेगा? हमारे राजस्व से। कंपनी के कार्य को पहली बार यहीं 1793 में ही 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय पर नहीं समाप्त किया गया था। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया था अगर पूछा जाए तो, इसमें नहीं लगा था, वो 1833 का था। लेकिन 1813 में चीन और चाय के साथ तो व्यापार कर सकते थे, चीन का व्यापार और चाय के साथ, लेकिन जो है बाकी सारे व्यापार को बंद कर दिया गया था। और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान 1830 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। और ईसाई पादरियों को हमारे यहाँ आने की सुविधा नहीं थी, अनुमति नहीं थी। इसी एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को हमारे यहाँ भारत में आने की सुविधा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1833 चार्टर अधिनियम। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए थे, यानी चीन और चाय की जो छूट दे रखी थी वो भी यहाँ पर समाप्त हो गई थी। और परिषद में विधि सदस्य के रूप में 14 सदस्य शामिल था। धारा 87 के तहत ध्यान रखना कि धारा 87 को कि जो जन्म स्थान, मूल वंश, जाति के आधार पर जो अयोग्य न ठहराया जाए, इसको अगर पूछा जाए तो ये धारा 87 के तहत किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना था। तो विधि आयोग प्रथम किसके अध्यक्षता में बना था? लॉर्ड मैकाले के 1834 में। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। बजट तैयार किया गया किस चार्टर एक्ट के तहत? 1833 के तहत।
पूरे भारत में एक कानून लागू किया गया। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक्करण कर दिया गया, अर्थात विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति को अलग अलग कर दिया गया। तो 1833 तक का शासन जो था वो हम कहते हैं कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत था। और इसी पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जितना हमने आपको पढ़ाया है, तो इससे पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में हुआ था। तो बी का 1 हो जाएगा। इसमें देखिए बी का 1 एक में ही दिया है, बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर आपको एक भी पता है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज बी। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। भारतीय परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1813। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1833। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ये 3 है, इसमें से आपको बताना है कि किसके द्वारा, मतलब तीनों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। तो 1833 का चार्टर एक्ट है, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 है, या फिर प्राच्यवाद एवं आंग्लविद विवाद है। तो इसमें हम आपको बता दें आंसर इसका है डी, कि वो तीनों में अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को आत्मसात किया था। पश्चिमी शिक्षा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमेशा पश्चिमी शिक्षा पर ही जोर दिया है, उसको बढ़ावा देने के लिए उसने रानीकेतन एक्ट ला करके यहाँ भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो सबसे पहले 1830 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1813 में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया। तो अगर वो 1 लाख रुपए खर्चा करेंगे तो वो अपनी ही शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए खर्चा करेंगे, ना कि हमारी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। फिर एक 1823 में एक पब्लिक कंस्ट्रक्शन का गठन होता है और जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष डाल्ट मैकाले थे। ध्यान रखिएगा 1813 में कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन होता है। इसके 10 सदस्य यूरोपीय ही होते हैं, कोई भी हिंदू सदस्य उसमें शामिल नहीं होता है भारत का, और उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, कैवेंडिश करके भी पूछ लेता है कभी कभी, के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता कौन कौन थे? ट्रेवेलियन थे, एसटी और प्रिंसेप शिक्षा के समर्थक थे, प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो हमने आपको बताया था कौन सा अधिनियम था? 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, अर्थात व्यापारिक कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया था और राजनीतिक कार्य ही कंपनी को करने थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो हमने ऊपर आपको बताया था कि मूल वंश जाति और उसके आधार पर किसी को अयोग्य नहीं समझाया जाएगा। तो ये किसमें था? चार्टर एक्ट 1833 में, जिसमें देखो दिया है धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्रम की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग तथा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जो भी कमी हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम सुधारने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।